सो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ अ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे इन द ग्राफिकल अप्रोच। सो हम रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं? हमारे पास किसी पार्टिकल की रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास तब होती है व्हेन द पार्टिकल, जो हमारे पास पार्टिकल है, इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास ट्रेवल करता है तो हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बोलते हैं। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, द कोऑर्डिनेट, अब ये सिंगल कोऑर्डिनेट होगा, x हो सकता है, y हो सकता है या फिर z हो सकता है। तो हम कन्वीनियंस के लिए कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। द कोऑर्डिनेट x में इंक्रीज और डिक्रीज, may increase or decrease, may increase or decrease from the origin of the motion, from the origin of the motion। यानी कि जहाँ से मोशन ओरिजिनेट हो रहा है, जिसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूँ, जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहाँ से इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो वो बढ़ भी सकता है और या फिर कम भी हो सकता है। द इंक्रीज, आपके पास इंक्रीज मीन्स, अगर इंक्रीज का मीनिंग हम जानने की कोशिश करें, द इंक्रीज मीन्स दैट बॉडी goes on straight line, it goes along the straight line and never returns, और ये वापस कभी भी ना आए। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का x का कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो बॉडी वापस आ जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा क्या करता है, कोऑर्डिनेट को वो डिस्टेंस के साथ रिलेट करना शुरू कर देता है, जो कि हमारे पास एक मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि कोऑर्डिनेट काफ़ी हद तक बच्चा अपने लॉजिक को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करता है कि सर अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ऑल राइट, लेकिन तब तक जब तक आपका x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस बिल्कुल सही आपके पास रहता है। लेकिन जब वो वापस आने लग जाता है तो बच्चा x कोऑर्डिनेट को डिक्रीज करने लग जाता है और बोलता है कि सर डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, जबकि डिस्टेंस बढ़ता रहता है। x कोऑर्डिनेट सिंपल एक स्नैपशॉट है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पर था, ये उसका एक स्नैपशॉट है। डिस्टेंस और इस x कोऑर्डिनेट के बीच में सिंपल सा एक ही रिलेशनशिप है कि अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है तो ओरिजिन जो हम चूज करते हैं वहाँ से x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। बट यही चीज़ इनवैलिड हो जाती है जब ये बॉडी वापस आ जाती है। तब आप ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस को या उसके पोजीशन को आप जो है डिस्टेंस का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उस केस के अंदर डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। सो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या चीज निकल कर आती है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज दैट द x coordinate is a snapshot. The x coordinate is the snapshot of the, it is the snapshot of the position of a particle at a given time,
एट अ गिवन टाइम। ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है और ये हमारे पास फैक्ट भी है बच्चे हमारे पास। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 2, द डिस्टेंस traveled is found only in the case where x coordinate increases, where the x coordinate increases, जहाँ पर मेरा x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है आपके पास और जो ऑब्जेक्ट है वो वापस नहीं आ रही है, दैट इज द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, नेवर रिटर्निंग बैक, एंड इट नेवर रिटर्न्स, एंड द बॉडी नेवर रिटर्न्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसका मतलब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई कार है जो कि कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती है, वापस नहीं आती है, रोड बिल्कुल स्ट्रेट है और वो वापस अगर नहीं आ रही है तो जो उसका कोऑर्डिनेट होगा फ्रॉम द ओरिजिन वही हमारे पास उस कार का क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड होगा। लेकिन अगर ये कार वापस आने लग जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन से जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो वो हमारे पास उसकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, द position from the origin is also the displacement of the particle, it is basically the displacement of the particle। सो ये हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल की क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका मतलब हमारे लिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं पोजीशन वर्सेस या आपका कोई भी कोऑर्डिनेट वर्सेस, ये हमारे पास पोजीशन आ गया जिसको हम x कोऑर्डिनेट भी बोल रहे हैं, और ये मेरे पास आ गया टाइम। सो दिस इज द पोजीशन और द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बॉडी वर्सेस द टाइम, आपके पास यहाँ पर वेरिएशन। तो हमारी पोजीशन जो होती है वो वेरी करती रहती है। हमारे पास हमारी पोजीशन जब वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास इस तरह की ग्राफिकल वेरिएशन आ सकती है। Now this is a very general type of graph जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। रियलिटी के अंदर हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि कई बारी ओवर सिंप्लीफाइड हो जाती हैं और कई बारी थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स भी रहती हैं, जो कि टीचर हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या हमारे दिमाग में कोई एक सिचुएशन डेवलप होती है उसके हिसाब से बनाई जा सकती है। सो दिस इज अ वेरी जनरल पिक्चर, दिस इज अ वेरी जनरल पिक्चर हाउ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, हाउ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ पर t1 टाइम के ऊपर बॉडी x1 पोजीशन पे थी और t2 टाइम पर बॉडी की पोजीशन मेरे पास किसके बराबर आ गई, x2 के बराबर आ गई। सो ये हमारे पास इसकी वेरिएशन आ जाती है। सो इस पोजीशन टाइम से पहली चीज़ तो मुझे क्या पता लग सकती है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर आपको एक यहाँ पर बात बता दूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। दे कैन बी इक्वल, लेकिन ये तभी तक इक्वल है जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उस पर्टिकुलर केस में बॉडी वापस नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास सेम है। सो इस पोजीशन टाइम
हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ से हमारे पास क्या चीजें निकल कर आती हैं? हमारे पास इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज मिलती है? तो एक चीज तो है आपके पास कि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हो, और या फिर हमारे पास यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाती है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन, the velocity of the rectilinear motion. हम velocity of rectilinear motion को यहाँ पर ग्राफिकली पोजीशन टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो ये किस तरीके से हमको पता लगता है? अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज अ चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द चेंज ओवर द टाइम इंटरवल। यानी कि ये किसी चेंज ऑफ पोजीशन को डिफाइन करता है ओवर दी चेंज इन द टाइम। तो हमारे पास इस वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, with respect to the time। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाती है। अगर हम ग्राफिकली वेलोसिटी को बताने की कोशिश करें फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? इन द केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट इज द केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? जहां पर हमारे पास we say that the change in the position over given time of interval is constant। मतलब आपके पास यहाँ पर x2 minus x1 divided by t2 minus of t1 is equal to constant। Means that is the equal displacements over the equal interval of time, equal displacement over the equal interval of time, equal interval of the time, over the equal interval of the time, this is called the uniform motion। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? therefore क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ओवर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास कांस्टेंट है। मतलब आप अगर किसी टाइम इंटरवल को कांस्टेंट मान लेते हैं तो उसके ऊपर जो आपकी पोजीशन में चेंज आएगा वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लिया जाए कि आप 10 सेकंड का कोई एक टाइम इंटरवल ले रहे हो, तो हर 10 सेकंड में आपकी पोजीशन सेम अमाउंट से चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमारी जो वेलोसिटी है वो पूरी तरह से क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप इस मोशन में कहीं पर भी देखें बच्चे, if we see or observe or calculate the velocity over the complete motion, the velocity at each and every point is same. The velocity at each and every coordinate or the time is same, uniform or constant, same, uniform और this is constant। और या फिर ये हमारे पास क्या आ जाती है? कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है? इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। नाउ दिस इज पोजीशन
तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। सो दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम। सो दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज टाइम। और हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा? हमारा ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन जाता है। यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट की मोशन को किसी भी पोजीशन पे देखें और किसी भी टाइम के ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर इसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर उस टाइम के ऊपर सेम नजर आएगी, चाहे वो पॉइंट इस ग्राफ में किसी भी जगह पे हो, वो बच्चे कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर दिस मींस दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। सो हमारे पास यहाँ पर हम कुछ कोऑर्डिनेट लेके देखते हैं। सपोज कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। सपोज कि हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ गया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड लेट दिस बी x नॉट मान लेते हैं एंड दिस इज द टाइम आपके पास t नॉट। और सपोज कि हमारे पास यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट x1 एंड द टाइम इज t1। और फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। दिस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज x2 एट द टाइम t2। तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी मैंने बताया था क्या होती है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो अगर मान लिया जाए कि मैं इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी a एंड दिस बी b, तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर टाइम डिफरेंट था, कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट थे। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट को मैं C कंसीडर कर लेता हूँ। सो व्हाट इज BC? अगर हम BC की बात करते हैं तो x2 माइनस x1 एंड व्हाट इज AC? द AC इज t2 माइनस ऑफ t1 एंड देयरफॉर, और इस वजह से आपके पास BC अपॉन AC ये बच्चे आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस ऑफ t1 एंड टेक्निकली दिस इज द वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी विच इज मेजर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? टेंजेंट ऑफ थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा BC अपॉन AC, ये टेंजेंट ऑफ थीटा है, दिस इज थीटा। सो BC x2 माइनस x1 AC t2 माइनस ऑफ t1। सो आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू द वेलोसिटी। नाउ क्योंकि ये दो वेलोसिटी दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास मेंशन की गई है, यानी कि एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मेजर की गई है बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो वी कैन आल्सो राइट डाउन दिस टेंजेंट थीटा कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द एवरेज वेलोसिटी। ये आपके पास आ सकती है एवरेज वेलोसिटी ओवर दी आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स A to B। सो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो सकती है ओवर दी पोजीशंस A to B, पहली चीज। नेक्स्ट वन आल्सो यहाँ पर हमारे पास अगर मान लिया जाए कि मुझे A पे या B पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, A पे या B पे मुझे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, सपोज A पे, तो हम A से एक लाइन बच्चे यहाँ से पास कर देते हैं और हम ये देखते हैं कि ये टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है और ये एंगल बच्चे थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। आल्सो हमारे पास अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं किसके ऊपर? A पे या फिर B पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस आल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो मतलब इस लाइन के ऊपर इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या रहती है? सेम। So we can write down in the uniform motion, the average velocity and the instantaneous velocity is same.
the instantaneous velocity is same over any interval of coordinates over any interval of the coordinates or the any position of the particle, या फिर हमारे पास किसी भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर ये चीज आपके पास वैलिड। तो इसका मतलब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो हमने यहां पर देखा बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम ग्राफ में आपके पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ पर इस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमको एक न्यूमेरिकल से ये चीज समझ में आती है। सपोज कि टीचर मुझे यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन वर्सेस टाइम की वेरिएशन को बताता है, पोजीशन वर्सेस टाइम की वेरिएशन को बता देता है। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। जो बी है ये आपके पास टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री, और जो ए है ये हमारे पास एंगल बना रही है 60 डिग्री का। सो एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर टीचर हमको ये बोल देता है कि हमको इन दोनों की वेलोसिटीज की रेशियो बतानी है तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगी। नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू, आपके पास यहां पर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। द वेलोसिटी ऑफ द बी विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। यहां से एक और चीज क्लियर हो जाती है जो कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाता है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू टेंजेंट ऑफ 30 से बड़ी हो जाती है। सो वी ए इज ग्रेटर देन आपके पास वी, बट ये एंगल शुड बी मेड विद द टाइम एक्सिस। अगर यही एंगल टीचर पोजीशन एक्सिस के साथ बना देगा तो यहां पर आपके पास tan नहीं आएगा, cot आएगा। रिमेंबर ये टेंजेंट थीटा आपके पास तभी तक आ रहा है जब तक कि एंगल किसके साथ बन रहा है विद द टाइम एक्सिस। जब तक कि एंगल हमारे पास किसके साथ बन रहा है विद द टाइम एक्सिस। अगर एंगल मेरे पास टाइम एक्सिस के बराबर बन रहा है, उसके साथ बन रहा है, सॉरी नॉट उसके बराबर बन रहा है, उसके साथ अगर हमारे पास बन रहा है तो हम उसका टेंजेंट ऑफ एंगल लेंगे। लेकिन अगर यही एंगल पोजीशन के साथ बनेगा तो हम tan नहीं लेंगे, तो हम cot लेंगे। सो हमारे पास देयरफॉर वी ए अपॉन वी बी, अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री अपॉन टेंजेंट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज √3 एंड टेंजेंट ऑफ 30 इज 1/√3। सो रेशियो इज 3:1। तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी 3:1। ये बात ध्यान रखना, और यहां पर आपको कॉशियस रहना है। किस वजह से बच्चे, द टीचर में गिव यू एंगल विद द पोजीशन एक्सिस। तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, पोजीशन एक्सिस के साथ अगर एंगल देगा देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू cot ऑफ थीटा। सो वहां पर आप टेंजेंट नहीं लेंगे, वहां पर आप cot ले लेंगे। सो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के। वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी बड़ी है, या यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में से कौन सी बड़ी है, तो भैया दोनों सेम है क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट वन, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है,
For the non-uniform motion, we have the two choices. Number one, we cover unequal आपके पास यहाँ पर distance, unequal distances in equal interval of time, equal interval of the time, or we can have also the equal distances in unequal interval of time, in the unequal interval of the time, unequal interval of the time. ये दोनों का दोनों केस बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो जैसे ही ये चीज आ जाती है तो सबसे पहली चीज हमको हमारे दिमाग में क्या आ जानी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, in the case of the non-uniform motion, in the case of the non-uniform motion, the average velocity is not a constant quantity. In the non-uniform motion, the average velocity is not constant. देखो जो पहले constant आ रही थी x2 minus x1 divided by t2 minus t1. So now this is not constant. ये बच्चे हमारे पास अब constant नहीं रहेगी, यह हमारे पास बिल्कुल भी constant नहीं रहेगी बच्चे। यहाँ पर हमारे पास we apply the instantaneous velocity concept here more. We apply the instantaneous velocity here to describe the motion, देखते हैं कैसे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं तो इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये हमारे पास किस तरीके से आ जाता है। सो दिस इज द पोजीशन, ये हमारे पास आ गया पोजीशन, एंड दिस इज द टाइम, और ये हमारे पास आ गया टाइम। नाउ दिस इज द पोजीशन, ये आपके पास पोजीशन, और ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, टाइम आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे तो हमारे पास जो ग्राफ है ये आपके पास अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप अलग अलग जगहों के ऊपर जब चलते हो तो आपकी पोजीशन के अंदर जो चेंज आता है तो यू कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। तो आपके पास क्या आ जाती है, नॉन यूनिफॉर्म आपके पास यहाँ पर मोशन डेवलप हो जाती है। नाउ द ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो देखने का तरीका सबसे पहले यही है कि आपका जो ग्राफ है पोजीशन और टाइम का वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है एंड दिस विल बी गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाए तो आपके लिए क्या चीज आ जाती है, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट पी। नाउ द कोऑर्डिनेट हियर इज x1 एंड द टाइम हियर इज t1, और सपोज कि यहाँ पर टाइम हमारे पास आ गया t1। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई। अब आपकी पोजीशन क्या आ गया, q आ गई, और टाइम हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, t2 के बराबर आ गया। नाउ द टाइम इज गिवन बाय t2। और अगर हम यहाँ पर p और q, सो अगर आई एम सॉरी यहाँ पर q यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास x2 आना चाहिए, और ये पॉइंट आपके पास है q। अगर हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगी, तो हम इस P और Q पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये एक तरीके से इस ग्राफ की क्या बन रही है बच्चे, कॉर्ड बन जाती है। सो जो P और Q के लाइन स्ट्रेट लाइन को जोड़ देती है, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, लेट दिस बी R,
तो आपके पास क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, x2 माइनस x1, और आपके पास पी आर किसके बराबर आ जाएगा, t2 माइनस ऑफ t1, और ये एंगल हमारे पास यहां पर थीटा आ जाता है ये एंगल हमारे पास थीटा आ गया। तो आपके P और Q के बीच में जो वेलोसिटी निकली है दैट इज नोन एज टू बी द एवरेज वेलोसिटी। यहां पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी एंड द एवरेज वेलोसिटी हियर इज x2 minus of x1 divided by t2 minus of t1, and again this is given by qr upon pr, and ये हमें पता है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। तो यहां पर भी ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। सो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है आपके पास, सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास एक तरीके से ये जो लाइन है पी क्यू लाइन जो आपके पास इस ग्राफ की है, ये इस ग्राफ की पी क्यू लाइन का स्लोप है बच्चे आपके पास। सो एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द लाइन, slope of the line which can also be termed as to be the chord slope of the line PQ in the position time graph, in the position time graph। यह हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। सो दिस बिकम्स द एवरेज वेलोसिटी। अब इस एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर निकल कर आता है वो ये, क्या आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय this is given by dx upon dt, and this instantaneous velocity is measured at the freezing time interval, the freezing time frame। यानी कि आप टाइम के फ्रेम को अगर फ्रीज कर देते हो किसी एक मोमेंट के लिए तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जस्ट लाइक बच्चे, जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट की जब फोटोग्राफ को देखते हो, किसी मूविंग बॉडी की फोटोग्राफ को अगर आप देखते हो, तो उस केस के अंदर जो फोटोग्राफ आपको नजर आ रही है वो एक मोमेंट की आपके पास हो जाती है। तो जो फोटो के अंदर वेलोसिटी रिकॉर्ड हो जा रही है तो वो हमारे पास क्या बन रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज बिकमिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो हमारे पास अगर ग्राफ बनता है बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम, सो अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम, सो दिस इज द ग्राफ अगेन मेड बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम, पोजीशन एंड द टाइम, और ये आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। सपोज कि यह हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, वी हैव द पॉइंट P एंड वी हैव द पॉइंट Q, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर मुझे P और Q के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं P और Q लाइन के बीच में, P और Q पॉइंट के बीच में, आई एम सॉरी, P और Q पॉइंट के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि इस ग्राफ की क्या बन जाती है, कॉर्ड बन जाती है। और इस वक्त इसका एंगल विद टाइम एक्सिस जो भी हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर अगर कोई टीचर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोलता है बिटवीन द पॉइंट P टू Q, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगी। और अगर मुझे P पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हमको क्या करना है, इसका जो टाइम इंटरवल है दिस इज टाइम t1 एंड दिस इज द टाइम t2, तो इसके टाइम इंटरवल को फ्रीज करना, यानी कि इसको किसी एक मोमेंट पे लेके आना। तो हमारे पास यहाँ पर ये टाइम इंटरवल t2 माइनस ऑफ t1, जिसको मैं डेल्टा t बोल देता हूँ,
और ये मेरे पास चेंज इन पोजीशन है x2 माइनस x1, और इसको मैं डेल्टा x बोल देता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। नाउ हमारे पास मैथमेटिकली एक रिजल्ट आता है, मैथमेटिकली हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि अगर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t एंड वी हैव लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन दिस बिकम्स इक्वल टू dx अपॉन dt। तो इसका मतलब मुझे ये टाइम इंटरवल 0 के पास लेके आना है, 0 नहीं करना है, 0 के पास लेके आना है। सो अगर ये टाइम इंटरवल को मैं डिक्रीज करना चाहता हूं तो ये बच्चे आपके पास क्यू पॉइंट यहां से यहां पर आना चाहिए, ये क्यू पॉइंट यहां से यहां पर आना चाहिए। यानी कि अगर ये पॉइंट हमारे पास क्यू डैश यहां पर आ रहा है तो ये बच्चे आपके पास यहां पर ये लाइन ऐसे बन गई। अगर ये हमारे पास क्यू डबल डैश यहां पर आ रहा है तो ये लाइन हमारे पास यहां पर बन गई। और हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, P के पास लेके जा रहे हैं, ताकि टाइम इंटरवल, आपको ही पता लग रहा है कि टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है। और एट लास्ट बच्चे जब हम P पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये लाइन इस ग्राफ के बाहर निकल जाएगी और ये सिर्फ P पॉइंट को इस वक्त टच करेगी, और ये लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, लेट दिस एंगल बी अल्फा। नाउ दिस is a tangent of alpha which will be the instantaneous velocity at p. So this is the instantaneous velocity at p. Velocity at p. The instantaneous velocity at p. तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरीके से दी जाती है, जिस पॉइंट के ऊपर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर आप ग्राफ को टच करता हुआ एक टेंजेंट बना दीजिए, और ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हो। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपके पास जैसा ग्राफ टीचर प्रोवाइड करता है तो आप वहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ करके पता कर सकते हो कि इस वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ये तो हो गया कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, या ग्राफ के ऊपर आप टेंजेंट को ड्रॉ कर लोगे, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी के लिए यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में एक कॉर्ड जो है वो आप यहाँ पर बना लोगे। आप पता कर सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताऊं बच्चे कि आपके पास P और Q के बीच का एंगल थीटा है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी टेंजेंट ऑफ थीटा है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये अगर P और Q डैश आपके पास एंगल बीटा बना रही है, अगर ये एंगल आपके पास बीटा बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी टेंजेंट ऑफ बीटा। और हमारे पास लास्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं P से Q डबल डैश के बीच में, और हमारे पास यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है एंड लेट द एंगल बी साई, तो हमारे पास यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू आपके पास टेंजेंट ऑफ फाई। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी अब एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करेगी, दो पॉइंट्स अगर आप लेते हैं, और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वेरी करती है बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो हम इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर द एवरेज जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, द एवरेज वेलोसिटी वेरीज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ये आप अगर पिक करते हो तो ये वेरी कर जाती है। जैसे कि हमको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है, जैसे इस केस के अंदर अगर हम ऊपर वाला केस देखें जो हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या क्या है अगर मैं आपसे बोलूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोलता हूँ, एवरेज वेलोसिटी,
किन किन इंटरवल के अंदर? मैं इंटरवल ले लेता हूँ पी क्यू डबल डैश, मैं इंटरवल ले लेता हूँ पी क्यू डैश, और मैं इंटरवल ले लेता हूँ बच्चे पी क्यू। तो हमारे पास पी क्यू डैश के अंदर ये टेंजेंट ऑफ फाई के बराबर आ जाएगी, आपके पास पी क्यू डैश के अंदर ये टेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगी, और ऑफ कोर्स पी क्यू के अंदर ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पर इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि एक टेंजेंट से दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पॉइंट also changes, ये भी बच्चा हमारे पास क्या करने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है, जो कि साफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी हमारे पास एंगल जो चेंज होता जाएगा, टेंजेंट का एंगल टाइम एक्सिस के साथ अगर चेंज होता जाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई पर्सन मुझे बोल देता है कि आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पी पे क्या है, तो मैं क्या करूँगा, उस पी पॉइंट पर जाकर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। और बच्चे अब हमारे पास आता है तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगल का। क्या हमारे पास अगर ये एंगल बढ़ता है बच्चे, इफ द एंगल विद टाइम एक्सिस, अगर एंगल विद टाइम एक्सिस आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ये बच्चे आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाए, देन आपके पास क्या होगा, देन वी कैन से दैट द एवरेज वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द एवरेज वेलोसिटी और द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम टेंजेंट बना के ड्रॉ कर रहे हैं, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास P से लेके Q के बीच का जो एंगल है हमारे पास, अगर हम P से लेके Q के बीच का अगर हम एंगल देखते हैं तो एंगल थीटा है। पी क्यू डैश के अंदर एंगल बीटा है, बढ़ गया, और पी क्यू डबल डैश के अंदर एंगल फाई है जो इन तीनों से बड़ा है। तो हमारे पास साफ यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है कि आपके पास एंगल थीटा इज लेस देन एंगल बीटा विच इज लेस देन एंगल फाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इट इज़ बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू डैश। यहाँ पर आपके पास एवरेज वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इसके एंगल की वेरिएशन आपको बता देती है कि उन दो पॉइंट्स की एवरेज वेलोसिटी बाकी दो पॉइंट्स के मुकाबले ज़्यादा है, कम है या फिर बराबर है। तो ये आप बड़े आराम से बता कर सकते हो। आपको सिर्फ एक एंगल की जजमेंट लेनी है कि टाइम एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हो उसके साथ अगर एंगल बड़ा है, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो कॉर्ड आपके पास बना रही है, तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये एंगल कम हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास कम होती जा रही है। हमको यहाँ पर क्या चीज़ पता लगी, हमें यहाँ पर ये चीज़ पता लगी कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर वो बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से बताई जा सकती है। दोनों केसेस के अंदर हमारे पास एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ती है और इस लाइन का एंगल हमको देखना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस कि टाइम एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहे हैं। अगर तो एंगल हमारे पास यहाँ पर बढ़ता जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, या फिर बच्चे आपके पास अगर ये एंगल कम होता जा रहा है तो ये वेलोसिटी आपके पास कम होती जाएगी। अब टीचर हमको जिस भी तरीके का ग्राफ देगा हमें वो तरीका पता होना चाहिए कि हम एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल सके। तो सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप उन दो पॉइंट्स को जोड़ दोगे और वहाँ पर कॉर्ड बन जाएगी और उसका एंगल विद टाइम एक्सिस या ऐसी लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जो भी एंगल बनता है तो वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए गिवन पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। उस टेंजेंट लाइन का टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको क्या दे देगा, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारे पास ग्राफ जिस मर्जी तरीके का है, तो हमारे पास हमें ये तरीका पता होना चाहिए बच्चे। जैसे कि ये आपके पास एक बड़ा टिपिकल सा ग्राफ आ जाता है, ये वाला, ये बड़ा टिपिकल सा ग्राफ है। और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहां पर इसको हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बोलते हैं। और रीजन भी बच्चे हमको यहां पर पता लग जाएगा। आप सपोज कि मैं यहां पर ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, ए और बी, और सपोज कि यहां पर पॉइंट ले लेता हूं, ये हमारे पास पॉइंट्स आते जा रहे हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट आ गया और ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। सपोज कि ये पॉइंट मेरे पास आ गया ए। नाउ दिस आई शुड राइट डाउन पोजीशन वर्सेस मेरे पास यहाँ पर टाइम आ गया। ओके, सो अब अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ ए, नाउ दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर मैं ए बी के बीच के एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन 2 पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से आपके पास जोड़ना पड़ेगा और इसका एंगल देखना पड़ेगा या तो आपके पास टाइम एक्सिस के साथ, तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें, यानी कि आप इस लाइन को थोड़ा सा टाइम एक्सिस की तरफ लेके जाएं। ये ए से लेके बी को आपने जोड़ दिया और आप इस ग्राफ को यहाँ पर इस पॉइंट के साथ जोड़ दें तो ये एंगल बन रहा है थीटा। ओके, अब अगर ए सी के बीच में अगर टीचर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोलता है तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली है कि मैं ए और सी पॉइंट को आपस में इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा। मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ और ये देखिए बच्चे, आप खुद देख सकते हैं बच्चे की लाइन थोड़ी ऊपर चली गई है तो एंगल भी आपके पास बढ़ जाएगा। लेट दिस एंगल बी 5। अगर मैं ए डी के बीच में बना देता हूं तो ये देखिए ए और डी के आपके पास एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ पर ए और डी को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ये आपके पास ऐसे बन जाएगी और इस केस में एंगल और इंक्रीज हो गया। ये एंगल आपके पास 5 था। नाउ लेट दिस एंगल बी इक्वल टू अल्फा, लेट दिस एंगल बी अल्फा। तो क्या पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है। जैसे जैसे आप मोशन को लंबे टाइम इंटरवल के लिए पढ़ते हैं या फिर बच्चे लंबे पोजीशन के टाइम इंटरवल के लिए पोजीशन इंटरवल के लिए पढ़ते हैं तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि एवरेज वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। आपकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है आपके पास। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एवरेज। आपके पास एवरेज वेलोसिटी, आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है, आपके पास ए बी की एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ए सी एंड लेस देन द वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, ई डी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। all the thing is happening due to the angle made with the time axis. Tangent of theta is less than tangent of phi and the tangent of phi is less than tangent of alpha. और इसकी वजह से हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बच्चे लंबे टाइम इंटरवल के अंदर बढ़ती जा रही है। क्या ये सेम हो सकती है किसी भी 2 टाइम इंटरवल पे? हाँ, हो सकती है। अगर 2 लाइंस आप ड्रॉ करें और वो आपस में पैरेलल हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम बोलेंगे कि दोनों की उस टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज वेलोसिटी सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल नहीं है, आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल सेम नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल्स के अंदर बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। सपोज कि अगर यहीं पर मुझे टीचर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोले, सो अगर मान लिया जाए कि टीचर मुझे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोलता है कि मुझे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है इन सब के पॉइंट्स के ऊपर, तो ये भी मुझे बात समझ में आ जाती है। अब देखिए, ए को टच करते हुए मुझे यहाँ पर लाइन बनानी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेपरेट एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ इसके जैसा ही। ये हमारे पास ऐसे आ गया और ये बच्चे आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो आइडेंटिकल ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं इसकी तरह। तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आपके पास यहाँ की तरफ को जा रहा है। अगर इस ग्राफ के अंदर से मैं इस पॉइंट ए को कंसीडर करता हूँ,
या फिर यहाँ पर मैं B पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, या फिर हम यहाँ पर C पॉइंट को कंसीडर करते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आ जाती है, हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से A के ऊपर, तो ये एंगल मान लेते हैं हमारे पास कि थीटा नॉट बन गया। इसके बाद B पे निकालनी है, तो B पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकलेगी, तो ये एंगल बढ़कर हमारे पास क्या हो गया, थीटा 1। अब देखो एंगल बढ़ रहा है टाइम एक्सिस के साथ। ओके, मैं मेंशन करना भूल गया। नाउ दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज द टाइम। ये बच्चा आपके पास आ गया टाइम, और C पे जाएंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या पता लग रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ रही है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस आपके पास है, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VA is less than VB and it will be of course less than VC। और यहाँ पर अगर VA को देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ थीटा नॉट है, और VB को देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ किसके बराबर है, थीटा 1 के बराबर है। तो हमको एक बात समझ में आनी शुरू हो जाती है कि पोजीशन टाइम के ग्राफ के अंदर हम बड़े आराम से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। बात आती है प्रिडिक्शन की, कैलकुलेशन सेकेंडरी बात है कि कभी भी आपके पास ग्राफ इस तरीके से आता है तो आप बता सकते हो कि भैया यहाँ पर आपके पास इंक्रीजिंग जो आपके पास है, आपके पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और आपकी एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये तय हो जाता है। इससे पहले हमने कौन सा ग्राफ किया था, इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो वहां पर वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट, और वो पता भी लग रहा था। ग्राफ अगर कर्व में होना शुरू हो जाए तो वेलोसिटी यहां पर हमारे पास इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास एक और तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो जरा देखते हैं हमारे पास किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। सो हम यहां पर एक और तरीके से पोजीशन टाइम को ग्राफ को बनाते हैं। सो ये हमारे पास आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया। और अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास किस तरीके से आ जाए, इस तरीके से, ये ऐसे आ जाए। अगर हमारे पास इस तरीके से ये पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाता है एंड ये आपके पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, तो ये ग्राफ अगर इस तरीके से मुड़ने लग जाता है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। हालांकि हम इसके ऊपर पहले भी जो है एक पॉइंट कर चुके हैं, तो जरा चेक कर लेते हैं बच्चे हम। ये मेरे पास यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट्स हम लेके देख लेते हैं। हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया A, देन दिस इज द पॉइंट B एंड देन दिस इज द पॉइंट C। ओके, A B के बीच में मुझे क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं A और B के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करूँगा, ऐसे, इस तरीके से हम मीट करवा देंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ सही ढंग से नहीं आ रहा मेरे से। आई विल ट्राई। शायद से मैंने पॉइंट्स बहुत क्लोज ले लिए। चलो, रफली हमको यहाँ पर पता लग रहा है बच्चे कि ये टाइम एक्सिस के साथ आपके लिए एंगल बना रही है अल्फा। अगर A और C के बीच में एवरेज वेलोसिटी को निकाला जाए तो ये देखिए बच्चे आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ रही है। अब टाइम एक्सिस के साथ इसका एंगल बढ़ गया कि कम हो गया, साफ पता लग रहा है बच्चे कि अब आपका एंगल कम हो गया, बीटा। तो आपकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इस ग्राफ के अंदर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आपकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कम होती जा रही है क्योंकि ये एंगल बड़े से आपके पास छोटा हो गया। रिमेंबर, टाइम आगे की तरफ को चलता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी एवरेज जो होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द AB नाउ विल बी ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ AC। तो ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बन रहा है। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे देखें तो ये किस तरीके से आ रही है हमारे पास।
ये आपके पास पोजीशन आ गया, ये हमारे पास आ गया टाइम। सो दिस इज द पोजीशन, ये हमारे पास आ रही है पोजीशन एंड दिस इज द टाइम। और हमारे पास जो ग्राफ है वो आपके पास इस तरीके से इन्वर्टेड है ऐसे। अब कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए और वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना है, तो हम इस ग्राफ के ऊपर इसका क्या ले लेते हैं बच्चे, टेंजेंट। हम इस ग्राफ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या ले लेते हैं, इसका टेंजेंट। दिस इज ए, ये आपके पास आ गया। लेट दिस एंगल बी इक्वल टू थीटा। और अगर हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बी, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको पीछे तक लेके जाना। लेकिन अगर आप इसको पीछे लेके जाते हैं तो आपको एक चीज पता लग जाती है, और वो ये कि अब जो एंगल आपके पास बन रहा है वो बढ़ नहीं गया, कम हो गया। तो यहां पर ये जो लाइन है ये धीरे धीरे टाइम एक्सिस की तरफ को झुक रही है, तो इसका मतलब एंगल कम होता जा रहा है। सो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ऐसा ग्राफ आपके पास क्या बन जाता है, डिक्रीजिंग, आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी और इंस्टेंटेनियस भी डिक्रीज होती जाएगी। चलिए समराइज कर देते हैं। हम समराइज कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या चीज समझी। हम समराइज अगर करना शुरू करते हैं कि हमने क्या चीज समझी, तो हमारे पास यहाँ पर ये पोजीशन वर्सेस टाइम का आपके पास ग्राफ है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमको बताती है बच्चे कि आपके यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमको बताती है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये हमको क्या बता देती है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। सो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम, और बीच वाला हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी, और आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी। और नेक्स्ट वन हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास आ जाती है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। So we have the decreasing velocity and we have the increasing velocity, और ये दोनों के दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो साइड वाले दो हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये पूरा समअप है, यानी कि अब आपके पास कभी अगर ग्राफ आता है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक और चीज आ जाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए, या फिर आपके पास आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाए, बिल्कुल जीरो स्लोप के ऊपर। हमारे पास अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है बच्चे, याद रखिएगा, द स्लोप व्हेन बिकम जीरो। कैसे पता लगता है जीरो हो जाती है, बिकम जीरो, यानी कि जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं या फिर जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इट बिकम्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, इस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे टाइम एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या, टाइम एक्सिस है। देन we say the instantaneous or the average velocity is zero. The instantaneous and the average velocity is zero. Average velocity is zero. The average velocity is zero. जब ये स्लोप आपके पास किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल कर आता है, जरा ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब सिंपल सा कि मेरे पास यहाँ पर आ गया पोजीशन और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, टाइम। सो वी हैव द पोजीशन एंड वी हैव द टाइम। सो मेरे पास पोजीशन और टाइम दोनों की चीजें आ गई, और हमारे पास स्लोप जीरो होने का मतलब ये वाली लाइन होती है। अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाए, कोई टेंजेंट, कोई कॉर्ड अगर ऐसे ड्रॉ हो जाए, ये जीरो स्लोप है, और ये बच्चे आपके पास जीरो वेलोसिटी को इंडिकेट कर जाती है। ये आपके पास जीरो वेलोसिटी को आपके पास इंडिकेट कर जाती है।
तो हमारे पास अगर कभी स्लोप को अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो हमको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। देखते हैं, सपोज कि मेरे पास पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, यानी कि एक्स वर्सेस, हमारे पास यहां पर एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। हमारे पास ये इस तरीके से ऐसे करके बना दिया गया। इस तरीके से अगर हमारे पास यहां पर ग्राफ बना दिया जाए तो याद रखना, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट की, अगर हम यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मुझे क्या चीज समझ में आती है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए जाते हो, देन दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए इज 0, दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए इज 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए, आपके पास वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चे ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर टीचर मुझे यहां पर 2 पॉइंट्स दे देता है बी और सी, और टीचर बोलता है बी और सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप बोल दोगे 0। तो बी और सी के बीच में द वेलोसिटी एवरेज बिटवीन बी एंड सी, दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं डी, अब अगर मुझे ये बोला जाए कि डी और सी के बीच में क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो क्या वो 0 होगी? तो अगर मैं डी और सी के एवरेज वेलोसिटी निकालने जाऊं तो ये 0 के बराबर नहीं होगी। नाउ दिस इज द एंगल थीटा। तो हमारे पास यहां पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यहां पर सब कुछ 0 हो जाएगा। अगर आप डी और सी के बीच में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी एवरेज बिटवीन डी टू दी सी इज, बच्चा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर आप डी के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हो डी पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये एंगल मेरे पास अल्फा आ गया। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली एट द पॉइंट डी इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर आ जाएगा, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज है। तो हमको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को लगा पाए कि स्लोप क्या चीज होती है या बाकी चीजें क्या होती हैं, ये मुझे क्लैरिटी से पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये भी मुझे पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये जो ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं, अगर टीचर बोल देता है कि ए और बी के बीच में, सपोज कि टीचर मुझे बोल देता है कि ए और बी के बीच में आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो आप ए और बी लाइन को जोड़ दीजिए, एंगल निकाल दीजिए। अगर मैं बी के ऊपर जाता हूं और टीचर मुझे बोलता है कि डी और बी के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ क्या हुआ, तो वो डिक्रीज हो रही है। देखिए ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ बच्चे हमारे पास किस तरीके से है, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये डिक्रीजिंग ग्राफ वाला है बच्चे। तो डी से जब आप बी पे जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ए पे जाकर क्या होगी, वो 0 हो जाती है। तो ए पे जाकर ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट, क्या हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती है? तो आंसर है बिल्कुल, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे, द एवरेज वेलोसिटी and the instantaneous velocity can be same. The average velocity and the instantaneous velocity can be same. Instantaneous velocity can be same. Can be same magnitude wise. Can be same magnitude wise. तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। सो ये मेरे पास आ जाता है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को अगर हम किसी तरीके से ऐसे बना लेते हैं कि यह हमारे पास यहाँ पर ऐसे गया और ये ग्राफ ऐसे आ गया, मान लेते हैं, और टीचर हमको ये बोल देता है कि भाई वो 2 पॉइंट्स बताइए कि जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। तो जरा 2 पॉइंट्स देखिए, ए और यहां पर बी।
अगर मैं ए पॉइंट के और बी पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो ये एवरेज वेलोसिटी बच्चे आपके पास इस तरीके से आएगी। ये बच्चा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से आएगी और ये हमारे पास क्या बना देगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आपके लिए क्या बना रही है, का एंगल बना रही है। लेट द एंगल बी इक्वल टू थीटा। तो ये ए और बी की क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। और अगर मान लिया जाए कि मुझे बी के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोली जाए तो वो भी तो ऐसे ही होगी बच्चे आपके पास, दोनों सेम है। इसका मतलब ए बी के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी है और जो बी की हमारे पास यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। सो वेलोसिटी एवरेज फ्रॉम ए टू बी इज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू द वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली एट बच्चे आपके पास यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमको क्लियर होनी चाहिए, जिससे हम बाकी के क्वेश्चंस भी लगा पाते हैं। ओके, थैंक यू।